जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब परिवार में। और आज हम केमिस्ट्री की इस शानदार एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर। और ये केवल और केवल नया चैप्टर ही नहीं है बच्चों, ये एनडीए में केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र है। इससे अराउंड 9 to 10 क्वेश्चंस आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। हाँ बच्चों, हम लोग शुरुआत करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स की। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के मैं जैसा आपको बता रहा हूं, ये चैप्टर जो है ब्रह्मास्त्र है। मैं बार बार ब्रह्मास्त्र बोल रहा हूं क्योंकि हमें इस चैप्टर को तो एटलीस्ट छोड़ना नहीं है। और इस चैप्टर के हम और चैप्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा एमसीक्यू करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। यहां पे मैंने अपने स्क्रीन में अपने दिखा हुआ डू नॉट गिव अप। कभी भी जो है, कभी भी अपनी हिम्मत मत छोड़ो, है ना। बिल्कुल संघर्ष करते चलो बच्चों, स्ट्रगल करते चलो। यही स्ट्रगल आपको एक ना एक दिन आपके ड्रीम तक जरूर पहुंचाएगा, आपको जरूर ऑफिसर बनाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी सेशन की फुल एनर्जी के साथ। तो हमारा जो आज का चैप्टर है उसका नाम है नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं नॉन मेटल्स कहां हमारे पीरियड टेबल में लाया करते हैं। तो आप लोग ये सब जानते होंगे कि पीरियड टेबल में हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों, वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पी ब्लॉक में लाया करते हैं। नॉन मेटल्स किससे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और ये ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक आते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स। और बेसिकली यहां पे ये लाई करते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। यानी कि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप पूछ रहा है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम या ट्राइटियम? सीधी बात है, ट्राइटियम इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। सर ये आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप हमने देखा था ना, आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप को हम लोग हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। यानी कि आइसोटोप्स होते हैं द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के वो एटम्स जिनका जो है एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है इनका? सेम होता है, बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। आइसोटोप जब भी बोल देना, जब कभी भी आइसोटोप की बात करेगा तो आप लोगों के दिमाग में खट से स्ट्राइक करना चाहिए कि आइसोटोप क्या होंगे? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक मास क्या होगा? डिफरेंट होगा। देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हमारे पास होते हैं। कौन कौन से? 1h1, 1h2 एंड 1s3। ठीक है बच्चों, तो 1h1 प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, इसको D से एंड इसको T से। तो ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, द मेटल विच कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड इज। इन तीनों मेटल में से कौन सा मेटल ऐसा है जो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर सकता है एसिड से? प्लेटिनम, सिल्वर या गोल्ड? बच्चों ये तीनों के तीनों मेटल जो हैं, ये तीनों के तीनों मेटल, प्लेटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड, ये तीनों के तीनों मेटल जो हैं एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे लिबरेट? इसका कारण ये है कि एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी हमने कल, उस सीरीज में ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो है हाइड्रोजन से नीचे लाया करते हैं। एक्टिविटी सीरीज का क्या फंडा बताया था कि भाई अगर वो बोल रहा है कि एक एलिमेंट
दूसरे एलिमेंट को तभी डिस्प्लेस कर पाएगा। मान के चलते हैं फर्स्ट एलिमेंट दे रखा है एक और एक सेकंड एलिमेंट है। देखिए फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड एलिमेंट को इसलिए डिस्प्लेस कर पा रहा है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ऊपर है। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से ऊपर है इसलिए इसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, लेकिन सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। आ रही बात समझ में? यानी कि उस एक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर होगा वो अपने से नीचे प्रेजेंट हर एलिमेंट को डिस्प्लेस करने में जो है केपेबल है, लेकिन जो एलिमेंट नीचे है वो ऊपर के एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करने में केपेबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो तीनों के तीनों एलिमेंट मैंने बताया आपको, प्लेटिनम सिल्वर गोल्ड, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम उस एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन एटम से नीचे लाया करते हैं, जिस कारण से ये हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर पाएंगे। तो ऑल ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर। Which one of the following elements is used as catalyst in the hydrogenation of vegetable oils? वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन में कौन सा एलिमेंट जो है कैटलिस्ट की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है? पीटी, सोडियम, आरयू या पी? देखिए प्लेटिनम विल बी द राइट आंसर। प्लेटिनम कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन में। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू वेजिटेबल ऑयल्स। Clear to you? Good. Statement first. Hydrogen forms largest number of compounds in chemistry. Hydrogen is the most abundant element in the universe. देखिए हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए, हमें सबसे पहले पता करना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और अगर ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो हमें यह देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है हाइड्रोजन फॉर्म्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन केमिस्ट्री। बिल्कुल ठीक है, हाइड्रोजन जो है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है केमिस्ट्री में। बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन जो है मेटल के साथ कंबाइन हो जाता है। देखिए हाइड्रोजन सोडियम के साथ कंबाइन होगा तो सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है नाइट्रोजन के साथ। अगर देखिए बताता हूं, अगर हाइड्रोजन सोडियम के साथ कंबाइन होता है, सोडियम एक मेटल है तो सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है, जैसे नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो अमोनिया बनाएगा। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन जो है आपका मेटलॉइड के साथ कंबाइन होगा तो भी ये उसका जो है हाइड्राइड बना देगा, जैसे आर्सेनिक का हाइड्राइड हो गया, है ना। तो बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन जो है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। दूसरा स्टेटमेंट है हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्स की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ठीक है, हाइड्रोजन का जो है इसीलिए अप्लाइड केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का बहुत ही इस्तेमाल किया जा रहा है, और आने वाले टाइम में अगर हम भविष्य की बात करें फ्यूचर में, इन फ्यूचर हाइड्रोजन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट द यूनिवर्स। तो ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, लेकिन लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने का कारण ये नहीं है कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा अबंडेंट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, आर ट्रू, दोनों सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, तो अगर कोई चीज ज्यादा मात्रा में है, कोई चीज का अमाउंट ज्यादा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हर किसी के साथ कंपाउंड बनाता फिरेगा, है ना। ज्यादा मात्रा में होने का ये रीजन नहीं है कि वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने का जो कारण है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसकी अबंडेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इतना आप लोग क्लियर रखिएगा। कोई चीज ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बिकॉज इट हैज। ये क्वेश्चन जो है हम लोग 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना पाता है, क्यों? हार्डनेस, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या वेरिएबल वैलेंसी। बिल्कुल कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं श्रृंखलन का गुण, यानी कि कार्बन के ऊपर कार्बन की टेंडेंसी होती है लॉन्ग लॉन्ग चेन्स बनाने की, इनकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन सर्टिफाई कर सकते हैं। तो कार्बन की टेंडेंसी होती है लंबी लंबी चेन्स बनाने की, है ना। तो इसीलिए इसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण से जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड जो है प्रिपेयर कर पाता है कार्बन। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर एंड सॉफ्ट, नॉन कंडक्टर एंड सॉफ्ट, नॉन कंडक्टर एंड हार्ड, गुड कंडक्टर एंड हार्ड। देखिए डायमंड जो है सीधी बात है सॉफ्ट तो होगा नहीं, डायमंड हार्ड है,
लेकिन गुड कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है? डायमंड इज नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर। डायमंड जो है हार्ड तो होता है, फिजिकल स्टेट बहुत हार्ड होता है, लेकिन ये नॉन कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर नहीं होता है ना। बेसिकली डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज। डायमंड क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ तरीके से होता है, ये सब के सब कार्बन है और हर कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज होता है। देखिए ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, 4 से एटम से बॉन्डेड है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये भी जो है ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज होगा। इस कार्बन की बात करूं तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ऐसे ही सारे के सारे कार्बन जो हैं, मैं इनको इससे डिनोट करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये एक कार्बन है, ठीक, ये भी एक कार्बन है, 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 ठीक है, ये भी कार्बन, 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 कार्बन। बेसिकली ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, आप देख सकते हैं। तो डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये बेसिकली हार्ड होता है, फिजिकल स्टेट में बहुत हार्ड है और नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। डी आयनाइज्ड वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय, डी आयनाइज्ड वाटर जो है प्रोड्यूस होता है कैल्गन्स प्रोसेस से, आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस से, या क्लार्क्स प्रोसेस, परम्यूटेड, परम्यूटिल, इट इज नॉट परम्यूटिल, इट इज परम्यूटेड। ये क्या है? परम्यूटेड है बच्चों, ठीक है। अब आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, डी आयनाइज्ड वाटर का मतलब होता है वो वाटर जिसमें कोई भी आयन नहीं है, नो आयन इज प्रेजेंट इन वाटर। दैट मीन्स देखिए वाटर में जो है कैल्शियम आयन हो सकते हैं, मैग्नीशियम हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, सोडियम आयन हो सकते हैं, पोटेशियम आयन हो सकते हैं, ये सब आयन प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली डी आयनाइज्ड वाटर का मतलब है कि इट इज टोटली फ्री फ्रॉम आयंस, उसमें कोई भी आयन नहीं है ना। तो ये बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होगी वाटर की, इसमें कोई भी आयन नहीं होगा, ठीक है। तो किस प्रोसेस से प्रोड्यूस कर पाएंगे? सीधा आंसर है, देखिए प्रोसेस तो एक ही है, आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस इज यूज्ड टू डी आयनाइज वाटर, ठीक है। लेकिन कार्गन्स प्रोसेस, क्लार्क्स प्रोसेस या परम्यूटेड प्रोसेस भी तो किसी में काम आती होंगी, बिल्कुल काम आती है। अब इससे पहले आप लोग एक चीज समझिएगा, हमने वाटर की हार्डनेस दो तरीके की होती है, एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, एंड अनदर इज परमानेंट हार्डनेस। होती है ना, दो टाइप्स की हार्डनेस होती है, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्पररी हार्डनेस किस कारण से होती है? टेम्पररी हार्डनेस होती है, बेसिकली टेम्पररी हार्डनेस होती है बच्चों कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स की वजह से, बाय कार्बोनेट्स के कारण से टेम्पररी हार्डनेस होती है। परमानेंट हार्डनेस होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स के कारण से। क्लियर टू यू? भाई टेम्पररी हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की वजह से, और परमानेंट हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट, सॉरी देखिए नाइट्रेट होता है NO3 माइनस, और नाइट्राइट अगर मैं बोलूंगा तो ये होगा NO2 माइनस, ठीक है। डिफरेंस समझ लेना, नाइट्राइट मतलब NO2 एंड नाइट्रेट मींस NO3। हम सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं AgNO3, सोडियम नाइट्राइट बोलेंगे तो NaNO2। क्लियर टू यू? अब जो हमारी कैल्गन्स प्रोसेस है, ये कैल्गन्स प्रोसेस है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसके? टू सॉफ्टन वाटर बाय एलिमिनेटिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस फ्रॉम हार्ड वाटर, यानी कि इसका इस्तेमाल किया जाता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। कार्गन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है
परमानेंट हार्डनेस, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। ठीक है। क्लार्क्स प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है टेम्पररी हार्डनेस के लिए, टेम्पररी हार्डनेस के लिए। ठीक है बच्चों, तो क्लार्क्स प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है टेम्पररी हार्डनेस के लिए, क्लार्क्स प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है टेम्पररी हार्डनेस के लिए। और परम्यूटेड प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव व्हाट टाइप ऑफ हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है बच्चों, तो इसमें चार प्रोसेस थी, चारों के बारे में हमने पढ़ लिया। पहले हमने पढ़ा टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अगर हैं, यानी कि अगर वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हैं तो टेम्पररी हार्डनेस उसे कहेंगे वाटर की। परमानेंट हार्डनेस कब कहेंगे? अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट प्रेजेंट हैं और सल्फेट्स प्रेजेंट है। इज इट क्लियर टू यू? अब जो है काल्गन्स प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। इसी तरीके से सिमिलरली परम्यूटेड प्रोसेस इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस एंड क्लार्क्स प्रोसेस इज यूज्ड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस। मैंने इसलिए चारों ये बता दिए क्योंकि हो सकता है इस बार डीआईएनएस पूछा है एनडीए 2012 में, तो नेक्स्ट टाइम या अब 2023 में जो पेपर है उसमें क्या पता काल्गन्स प्रोसेस पूछ ले, क्लार्क्स प्रोसेस पूछ ले। पूछेगा तो इन्हीं में से ही ना, कहीं बाहर से और प्रोसेस तो नहीं आने वाली है, आएंगे वही जो सिलेबस में है। तो काल्गन्स प्रोसेस किसके लिए, फिर बता दे रहा हूं एक बार, बोलो मेरे साथ। काल्गन्स प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। परम्यूटेड प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस एंड क्लार्क्स प्रोसेस इज यूज्ड टू रिमूव व्हाट टाइप ऑफ हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है। और चौथी चीज, आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस इज यूज्ड टू डीआयनाइज वाटर, यानी कि वाटर में कोई भी आयन प्रेजेंट ना हो, ना सोडियम, ना पोटेशियम, ना कैल्शियम, ना मैग्नीशियम, ना क्लोराइड, कोई भी आयन प्रेजेंट ना हो। बेसिकली बिल्कुल प्योर वाटर, मतलब कोई भी नो आयन प्रेजेंट इन वाटर। एट्थ क्वेश्चन है बच्चों, विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन एलोट्रोप? इन चारों ऑप्शन में से किसका जो है एलोट्रोप नहीं होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन एलोट्रोप? ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन। देखिए एलोट्रोप होता क्या है बेसिकली। एलोट्रोप जो होता है, किसी भी एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स, किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स जो डिफरेंट मतलब डिफरेंट बॉन्डेड होते हैं, डिफरेंट मैनर बॉन्डेड होते हैं, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मैं कार्बन की बात करता हूं। ठीक है। कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन के एलोट्रोप हमने पढ़े हैं क्लास 10th में, कौन कौन से होते हैं? डायमंड हो गया और ग्रेफाइट हो गया और फुलेरीन्स हो गया। ये क्या है? यही तो कार्बन के एलोट्रोप है। देखिए डायमंड कौन सा हाइब्रिडाइज होता है? डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब डायमंड और ग्रेफाइट का एग्जांपल ले लीजिए। देखिए है तो क्या है, ये दोनों के दोनों, डायमंड और ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूं, डायमंड और ग्रेफाइट की बात करूं तो ये दोनों के दोनों क्या है तो कार्बन के ही एलोट्रोप, यानी कि बने तो कार्बन से ही है। बेसिक जो एलिमेंट होता है ना सेम होता है। डायमंड भी कार्बन से ही बना है और ग्रेफाइट भी डायमंड से बना है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी क्योंकि सिमिलर एलिमेंट से बने हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी और वो डिफरेंट मैनर में बॉन्डेड होंगे। डायमंड अलग बॉन्डेड, देखो डायमंड sp3 बॉन्डेड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज होता है। देखिए ग्रेफाइट और डायमंड की बात करें तो देखिए ग्रेफाइट जो प्रीसियस नहीं है इतना, है ना। हम लोग पेंसिल में जो जो होती है ना, वो जिसे हम बोलते हैं वही तो ग्रेफाइट है। अब और डायमंड क्या है? डायमंड जो है रिंग्स वगैरह या ज्वेलरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, पेंसिल की जो आप जो ग्रेफाइट है उसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं हाथ से, लेकिन डायमंड आप नहीं तोड़ सकते हैं। डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना। फिर दूसरी बात, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी हमने देखा। तो बेसिकली यही जो चीजें होती हैं, यही चीजें होती हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं आपस में एलोट्रोप्स को, है ना। तो एलोट्रोप क्या बोलेंगे हम लोग? एक ही एलिमेंट से बने होंगे, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट एक ही होगी, एलिमेंट बेसिक सेम हुआ, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज भी
सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। क्यों होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग? क्योंकि वो अलग अलग तरीके से डिफरेंट मैनर में बॉन्डेड होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। तो कार्बन के जो है एलोट्रोप होते हैं, ऑक्सीजन के भी बिल्कुल एलोट्रोप होते हैं। ओजोन आपने नाम सुना होगा, O3 इसका एलोट्रोप है। सल्फर के भी एलोट्रोप होते हैं, रोम्बिक सल्फर आपने नाम सुना होगा, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, इसके एलोट्रोप है। ठीक है, तो किसका एलोट्रोप नहीं होगा? नाइट्रोजन का एलोट्रोप नहीं होता, नाइट्रोजन का कोई एलोट्रोप नहीं होता। रोम्बिक सल्फर इसको हम S8 से दिखाते हैं। ठीक है, किससे दिखाते हैं? S8 से हम लोग दिखाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है क्राउन स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? क्राउन स्ट्रक्चर होता है। 8 इसके सल्फर के आइटम्स होते हैं और इस तरीके से स्ट्रक्चर क्राउन स्ट्रक्चर होता है रोम्बिक सल्फर का। ठीक है, नाइट्रोजन के एलोट्रोप अगर हम बात करें तो एग्जिस्ट, मतलब बेसिकली N3 N4 को बोल सकते हो आप लोग, लेकिन होता क्या है, ये अनस्टेबल होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि एलोट्रोप होते ही नहीं है नाइट्रोजन के। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डायमंड इज हार्ड एंड ग्रेफाइट सॉफ्ट, डायमंड इज सॉफ्ट एंड ग्रेफाइट इज हार्ड, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर कैन बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज अ बैड कंडक्टर। बेसिकली क्या है, डायमंड हार्ड होता है, डायमंड क्या होता है? हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। हम उतनी से इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो डायमंड इज हार्ड, ग्रेफाइट सॉफ्ट, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड क्या है? बैड कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड विल बी द करेक्ट। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, और ये क्वेश्चन एनडीए 2012 में आ रखा है। देखिए क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखिए हम डायमंड ग्रेफाइट इतना पढ़ रहे हैं, उसी में से क्वेश्चन बन रहा है। द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल या फुलेरिन। इन चारों में से सबसे प्योर फॉर्म कार्बन की कौन सी होगी? तो प्योरेस्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो फुलेरिन क्या होती है? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। ठीक है, फुलेरिन को हम बकमिंस्टर फुलेरिन भी कहते हैं। ठीक है, अब क्यों कहते हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है। बेसिकली फुलेरिन्स क्या होते हैं, जैसे कुछ फुलेरिन्स बताता हूं, C60, C70, C28, ये सब क्या है? स्ट्रक्चर, ये सब जो है फॉर्मूलाज हैं फुलेरिन्स के। ठीक है, फुलेरिन्स बेसिकली स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं कार्बन के, है ना, ये फुलेरिन्स कहलाते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। जैसे फुटबॉल हमने देखी है ना, तो फुटबॉल को हम लोग बेसिकली फुटबॉल जैसा कुछ फुलेरिन का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है। बायोगैस में कंसिस्ट ऑफ मेनली मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस में मेनली जो है मीथेन प्रेजेंट होती है ना। बायोगैस में जो है CH4 प्रेजेंट होती है। मेनली इसका कंस्टिट्यूएंट क्या है? मीथेन है। द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन या कोल। अब इन चारों में से सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी कार्बन की? इन चारों में से अगर सबसे स्टेबल फॉर्म की बात करूं तो ग्रेफाइट विल बी द स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, ग्रेफाइट सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगी कार्बन की। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। मीथेन प्लस H2O गिव्स अस 1270 केल्विन टेम्परेचर पे CO प्लस 3H2 दे रहा है। इन द रिएक्शन गिवन अबव द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज, ये 2015 में क्वेश्चन आया आपके कि CO और H2 इसके मिक्सचर को क्या कहते हैं? नेचुरल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस या इंडस्ट्रियल गैस? बिल्कुल इसको वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, इसमें नेचुरल क्यों? भाई जो चीज है वही तो कहेंगे आप। CO और H2 के जो मिक्सचर होता है इसको हम लोग वाटर गैस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स विल नॉट गिव अस सूटी फ्लेम? देखिए जब कभी भी कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहा है, जब कभी भी सूटी फ्लेम की बात करेंगे, सूटी यानी कि हम लोग समझ सकते हैं कि ब्लैक कलर की ज्यादा फ्लेम, डार्क, मतलब उसके जो वेपर्स निकलेंगे ना, अगर जब उसे उस कंपाउंड को जो है जलाया जाएगा, उस कंपाउंड को बर्न किया जाएगा, तो बर्न विद सूटी फ्लेम के साथ वो जलेगा, है ना। जैसे हम लोग बिल्कुल काला काला सा जलना शुरू हो जाएगा वो, है ना, फ्लेम उसकी ऐसी जलते हुए ऐसे उसमें वेपर्स निकलेंगे। तो बेंजीन, हेक्सेन, नेफ्थलीन या एंथ्रासीन। देखिए कोई भी कंपाउंड, याद रखना कार्बन का कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड अगर सूटी फ्लेम के साथ जलता है तो उसका सीधा मतलब ये है
कि वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है वो? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड हम कह सकते हैं कि बेसिकली वो बेंजीन, उसमें कम से कम एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट होगी ही होगी। एक बेंजीन रिंग बेसिकली प्रेजेंट होगी ही होगी, तभी वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। बेसिक आइडिया दे रहा हूं, फिर बाद में अलग अलग थ्योरीज आएंगी, लेकिन अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड की अगर बात करें तो बेंजीन रिंग उसमें प्रेजेंट होगी। अब बेंजीन बेंजीन तो एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी कि ये जो है सूटी फ्लेम के साथ जलेगा। हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं जलेगा, कौन सा सूटी फ्लेम देगा? बेंजीन देगा। हेक्सेन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, देखिए हेक्सेन हेक्सेन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हेक्सेन इज एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड है ना। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए हम जानते हैं CnH2n+2 एल्केन के फॉर्मूले होते हैं। तो हेक्सेन यानी कि 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि C6, 2 × 6 12, C6H14। तो हेक्सेन का फॉर्मूला ये है। तो हेक्सेन क्या है? बेसिकली एलिफेटिक कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है, सीधी ऐसी चेन में होगा। अगर हम हेक्सेन को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम लोग? कार्बन 1 2 3 4 5 6। अब इनकी वैलेंसी जो है हाइड्रोजन से जो है पूरी कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। इधर कितना आ जाएगा? CH3 हो जाएगा। इधर कितने कहां पे जाएगा? CH3 हो जाएगा। बाकी जगह CH2 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 हो जाएंगे। ठीक है। अब हेक्सेन क्या है? ओपन चेन कंपाउंड है, एलिफेटिक कंपाउंड है। इस कारण से ये सूटी फ्लेम देगा। बेसिकली सूटी फ्लेम तभी कोई सब्सटेंस दे सकता है, कोई कंपाउंड दे सकता है, अगर उसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है। अब आप बोलेंगे बेंजीन में 6 कार्बन है, C6H6 होता है ना यहाँ पे। बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। इधर भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। लेकिन ये सूटी फ्लेम नहीं दे रहा है, ये सूटी फ्लेम दे रहा है। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन की परसेंटेज भी तो ज्यादा है। यहाँ C6H14 हम देख रहे हैं, हाइड्रोजन भी तो ज्यादा है। इधर क्या है? हाइड्रोजन कम है, कार्बन ज्यादा है, इसलिए सूटी फ्लेम देगा। नेफ्थलीन क्या होता है? नेफ्थलीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। देख लीजिए, नेफ्थलीन में बनाया था आप लोगों को। आप बोलेंगे सर आज क्या क्या जादू कर रहे हैं ये। ठीक है, हम बेसिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दो स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक तो इसको, ठीक, ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और अगर मैं इनको डीलोकलाइजेशन रिंग के थ्रू भी दिखा सकता हूं। यहाँ पे अगर मैं रिंग बना दूंगा, दोनों रिंग, तो समझ लेना आप नेफ्थलीन है। ठीक है। एंथ्रासीन फर्स्ट रिंग, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, ये हमारा एंथ्रासीन। तो बेसिकली बेंजीन, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन, ये तीनों की तीनों क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड मैंने बताया आपको, एरोमेटिक कंपाउंड ही सूटी फ्लेम देते हैं। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड सूटी फ्लेम नहीं देते हैं। रीजन बिहाइंड दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मोर देन एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, इस कारण से ये सूटी फ्लेम देते हैं। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर गैस? इनमें से वाटर गैस कौन सी? अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि वाटर गैस कौन सी होती है ना। बल्कि मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूं। देखिए CH4 + H2O gives us 1270 केल्विन पे CO + H2, यही वाटर गैस थी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ दे रहा है इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज वाटर गैस। अभी हमने देखा। तो इसी के साथ बच्चों हमारे ये आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। और मैंने ही जैसा आपको बताया, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनडीए एग्जाम की, कि अगर हम उसके पर्सपेक्टिव से बात करें तो आप लोगों को क्या करना है? सही से इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, सही से इनको करना है, और साथ में रिवीजन भी करते चलिए। आप लोग शुरुआत से ही वीडियोस को देखना, आपने देख रहे होंगे आप लोग, मुझे पता है, लेकिन आप फिर से रिवीजन मोड में जाइए, उनको बार बार पढ़िए उन क्वेश्चंस को, क्योंकि इन क्वेश्चंस से आपके एनडीए एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इन केस अगर क्वेश्चन सेम, वैसे तो क्वेश्चन लगभग सेम आएंगे, लेकिन हो सकता है अगर बिल्कुल भी सेम ना आए तो देखिए कंसेप्ट तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, कंसेप्ट तो वही रहते हैं ना, कंसेप्ट तो बदलते नहीं है, कंसेप्ट तो वही है ना भाई।
अगर इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट मास वही रहेगा ना जितना होना चाहिए। मैं यहाँ नॉन मेटल्स पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको डायमंड ग्रेफाइट पढ़ाया, तो जो डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज ही रहने वाला है, ऐसा तो नहीं कि कंसेप्ट बदल जाएगा, है ना। आप लोगों को बस बार बार इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, बार बार इनको रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर सके अपने इंडिया एग्जाम में, ठीक है। तो ये आज पहली वीडियो थी हमारी नॉन मेटल्स और इसके कंपाउंड्स की। मैं सोच रहा हूं इसकी लगभग 2 से 3 वीडियोस और बनाई जाए, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं आपको ब्रह्मास्त्र है, बस समझ लेना आप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको जरूर से जरूर जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सके उतने आप लोग पढ़ें, क्योंकि जितना आप लोग पढ़ेंगे उतना आप लोगों के दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी और आप आसानी से उसको करने में जो है केपेबल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में फिर से नए जोश नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और साथ ही साथ सबसे जरूरी बात, पढ़ाई करते रहें, जो इस समय सबसे जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।